नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी साइंस की नेक्स्ट क्लास रहने वाली है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फसल चक्र 2 की आपके पार्ट 2 के अंदर आता है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मृदा का प्रयोग, मृदा कितने प्रकार की होती है ये पढ़ा था हमने, और मृदा किसे कहते हैं ये था आपका पार्ट 2 जिसमें नाम है मृदा तथा फसलें। मृदा के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे फसल के बारे में। चलिए चलते हैं सीधा फसल के बारे में। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है फसल चक्र। आखिर फसल चक्र किसे कहते हैं, आइए फसल चक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए फसल चक्र क्या होता है। फसल चक्र से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में किसी निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस क्रम में उत्पादित करना कि कृषि की उर्वरा शक्ति का कम से कम हास हो, फसल चक्र कहलाता है। तो फसल चक्र से तात्पर्य क्या होगा? फसल चक्र से तात्पर्य है कि एक निश्चित अवधि में, मतलब एक निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस क्रम में उगाया जाए कि कृषि की जो उर्वरा शक्ति होती है, जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, उसका कम से कम हास हो, मतलब मिट्टी को कम से कम नुकसान पहुंचे और हमारी फसल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। ये क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इसको आपको इसी क्रम में याद रखना है। फसल चक्र से तात्पर्य फसल चक्र से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में किसी निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस क्रम में उत्पादित करना कि कृषि की उर्वरा शक्ति का कम से कम हास हो, फसल चक्र कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं, पहले आप गेहूं करते हैं, उसके बाद चावल करते हैं, तो ये फसल चक्र होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें सब सरसों हुई है, उसके बाद आप देख सकते हैं आलू, ये इस क्रम में फसल चक्र ऐसा चल रहा है। तो फसल चक्र एक निश्चित अवधि में एक निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस प्रकार उगाना कि जो कृषि की उर्वरा शक्ति है उसका कम से कम हास हो, फसल चक्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फसल चक्र आपको समझ में आ गया होगा। आप जान लेते हैं कि फसल चक्र जरूरी क्यों, फसल चक्र के लाभ क्या क्या हैं, आखिर फसल चक्र में ही फसल को क्यों उगाएं, और भी तरीके हैं क्यों उनमें फसल को क्यों ना उगाएं। तो फसल चक्र के लाभ हम जान लेते हैं। तो आ जाइए, पहला फसल चक्र का जो लाभ है, फसल चक्र से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है जिससे आपकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो क्या होती है, वो बढ़ती है फसल चक्र से, जब आप फसल चक्र के अनुसार फसलें करते हैं। दूसरा, भूमि संरचना में सुधार होता है। भूमि की जो संरचना होती है उसमें सुधार होता है, वो उसी प्रकार की बनी रहती है। तीसरा, भूमि के पीएच तथा क्षारीयता में सुधार होता है। क्षारीय वैल्यू ज़्यादा नहीं होती जिसके कारण आपकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होती है। चौथा, उत्पादन अधिक होता है। क्या होता है? उत्पादन आपका बहुत ज़्यादा अधिक होता है जब आप फसल चक्र के अनुसार अपनी फसलें उगाते हैं। पाँचवा, फसलों का बीमारी से संरक्षण होता है। अगर आप फसल चक्र के अनुसार उगाएंगे तो बीमारी से भी फसलों का संरक्षण होता है। तो ये थे आपके फसल चक्र से होने वाले लाभ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब पढ़ते हैं फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण आखिर कैसे किया जाता है? तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, रबी की फसलों से नहीं, हम स्टार्ट करते हैं उल्टा। सबसे पहले जायद की फसलें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे जायद की फसलें। तो जायद की फसलें क्या होती है? ये फसलें, एक मिनट, ये फसलें मार्च से अप्रैल के मध्य में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? आपका साल कब से? जनवरी से स्टार्ट होता है, तो ये फसलें मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। कब से कब? मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं। कब कब बोई जाती हैं? मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं, ये ध्यान आपको रखना है। एवं जून जुलाई में काटी जाती हैं। कब काटी जाती हैं? जून जुलाई में काटी जाती हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या? इसके अंतर्गत सब्जियां, मक्का, खरबूजा, तरबूज, अरबी आदि आते हैं। आप देख सकते हैं जो खरबूजा होते हैं, जो तरबूज होते हैं, वो आपके मार्च अप्रैल में बो दिए जाते हैं, और जब हम लोगों की छुट्टियां होती हैं स्कूल की तब वो बिकने आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो मतलब तब उनकी कटाई होती है। तो मार्च अप्रैल में बो दी जाती है किसकी फसलें? जायद की फसलें। ये याद रखना, जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बो दी जाती हैं, जून जुलाई में काट दी जाती हैं। इनके अंदर क्या क्या आता है? खरबूजा, तरबूज, अरबी, सभी प्रकार की सब्जियां आदि। तो ये आपकी जायद की फसलें हो गई। किसकी हो गई? आपकी जायद की फसलें हैं। इसको अच्छे से नोट्स करना है। मैं प्रॉपर बता रहा हूँ कि नोट्स आपको प्रॉपर बना के चलने हैं, तभी आपका 25 में से 25 स्कोर आने वाला है साइंस में। चलिए अब पढ़ते हैं हम खरीफ की फसलें। किसकी पढ़ते हैं? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसलें ये जून जुलाई में काट ली जाती हैं। तो अब जून जुलाई में काट ली जाएंगी तो कोई ना कोई फसलें तो बोई जाएंगी। तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर तक कटाई होती है। यानी जून जुलाई में खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बो दिया जाता है, सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। ये फसलें गर्मी में बोई जाती है। अब जून जुलाई में बोई जाएंगी तो भयंकर गर्मी होती है, तो ये फसलें गर्मी में बोई जाती है। इसलिए ऐसी फसलों को उष्णकटिबंधीय फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय फसलें।
ये ध्यान रखना है आपको कि ये फसलें गर्मी में बोई जाती है, इसीलिए इन्हें उष्णकटिबंधीय फसलें कहते हैं। इन फसलों में मुख्यतः क्या क्या आता है? चावल आपका आता है। चावल भरी गर्मी में बोया जाता है, भयंकर गर्मी पड़ती है, और चावल तभी होता है जून जुलाई में बोया जाता है जब बारिश का मौसम आता है, मानसून आता है, तब चावल को बोया जाता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली आदि फसलें आती हैं जो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। इन्हें भरी गर्मी में बोया जाता है, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय फसलें कहलाती हैं। तो इनको भी आपको कॉपी में अच्छे तरीके से नोट्स बना के लिख लेना। ये आपकी खरीफ की फसलें हो गई। तो अब कहाँ तक पहुँच गए? मार्च अप्रैल से स्टार्ट किया था हमने, जून जुलाई में ये काट ली थी, फिर जून जुलाई में खरीफ की फसलें बो दी, इन्हें सितंबर अक्टूबर में काट लिया है। अब पढ़ेंगे हम रबी की फसलें। जो हमारा रबी है वो कब आता है? वो अक्टूबर से नवंबर आता है। ऐसे ध्यान कर सकते हैं आप। रबी हमारा कब आएगा? अक्टूबर नवंबर में। तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल तक काटी जाती हैं। आगे वहीं पे जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। आगे 1 मिनट वापस आएँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने मार्च अप्रैल से। कहाँ से स्टार्ट किया था? मार्च अप्रैल से स्टार्ट किया था, और मार्च अप्रैल में ही हम वापस आ गए। ये फसलें मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। कब काट ली जाती हैं? मार्च अप्रैल में ये फसलें काट ली जाती हैं। बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। तो ये सर्दियों में बोई जाती हैं। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल तक काटी जाती हैं। रबी की फसलों को शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें कहते हैं। किस लिए कहते हैं रबी को शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें? क्योंकि ये फसलें कम तापमान में और सर्दियों में बोई जाती हैं। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में भयंकर सर्दी होती है, तो रबी की फसलों को शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें कहते हैं, क्योंकि इन्हें सर्दियों में बोया जाता है और इन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये फसलें जिन्हें कम तापमान चाहिए होता है शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन फसलों के ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इन फसलों में गेहूँ, जौ, मक्का, चना आदि फसलें आती हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रबी की फसलें किसे कहते हैं। तो हमारा फसलों का वर्गीकरण कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हमारा स्टार्ट हुआ था मार्च अप्रैल से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मार्च अप्रैल से। जून जुलाई में काट लिया जाता है जायद की फसलों को, फिर खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बो दिया जाता है। 1 मिनट आपको अच्छे से ब्रीफली करता हूँ जाता हूँ। मार्च अप्रैल में इन्हें जायद को बोया, जून जुलाई में काट लिया। खरीफ को जून जुलाई में बोया, सितंबर अक्टूबर में काट लिया। अब क्या हुआ? रबी की फसलों को कब बोया? रबी की फसलों को हमने बो दिया अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में काट लिया है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से फसलों का वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये जायद की फसलें हैं, आप देख सकते हैं, ये भयंकर गर्मी में होते हैं। तरबूज आप देख सकते हैं। इन्हें कब काट लिया जाता है? जायद की फसलों को, जायद की फसलों को आपको जून जुलाई में काट लिया जाता है भरी गर्मी में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं हूँ आपके सर, रजत सर, जो कि तरबूज को खा रहे हैं। हमारी तरफ तरबूज होते हैं। तो और ये हमारी जायद की फसलें हैं। तरबूज, खरबूजे को जायद की फसलें बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब पढ़ते हैं फसल चक्र का सिद्धांत। फसल चक्र का सिद्धांत, आखिर फसल चक्र की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? फसल चक्र का सिद्धांत कैसे काम करता है? तो फसल चक्र का सिद्धांत कुछ इस प्रकार काम करता है। देखो, आ जाओ। अधिक खाद वाली फसलों के बाद हमें क्या करना चाहिए? कम खाद वाली फसलें उगानी चाहिए। अधिक खाद वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलें उगानी चाहिए। ये फसल चक्र का सिद्धांत होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अधिक पानी वाली फसलों के बाद कम पानी वाली फसलें, जैसे चावल में आपके गेहूँ, जो चावल होता है उसमें बहुत पानी लगता है, उसके बाद गेहूँ को बोया जाता है जिसमें कम पानी लगता है। दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें उगाना, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें उगाई जाती हैं। कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो ये आपका फसल चक्र का सिद्धांत है। क्या है? अधिक खाद वाली के बाद कम खाद वाली, अधिक पानी के बाद कम पानी वाली, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें, कम गहरी जड़ों वाली के बाद गहरी जड़ों वाली फसलें। तो ये फसल चक्र का सिद्धांत अगर आपसे पूछ लिया जाए, फसल चक्र का सिद्धांत लिखिए, तो आप ये लिख के आएंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं कीटनाशक। आखिर कीटनाशक किसे कहते हैं? तो कीटनाशक की बात करें तो जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कीट मारने के लिए किया जाता है वे कीटनाशी कहलाते हैं। जिन पदार्थों का प्रयोग कीटों को, जो फसल में कीट लग जाते हैं उन्हें मारने के लिए किया जाता है, वे कीटनाशी कहलाते हैं। जैसे सी एक कीटनाशी है, इसका नाम सी। डिस्टन एक कीटनाशी है। एग्जाम में आपके आया हुआ है कि एक कीटनाशी का नाम लिखिए, तो सी लिख सकते हैं आप, डिस्टन लिख सकते हैं, ये कीटनाशी है। डीएलएड में पूछा गया है कि एक कीटनाशी पदार्थ का नाम लिखिए, तो आप ये सी डिस्टन याद अच्छे से नोट्स बनाइए, सी डिस्टन आप नाम लिख के आएंगे। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आ जाइए, मृदा अपवर्धन। क्या पढ़ेंगे? मृदा अपवर्धन।
मृदा की ऊपरी या अन्य परत का हटना मृदा का कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा की जो ऊपरी परत होती है, जो पतली परत होती है मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, अगर वो ऊपरी परत हट जाए, मतलब मृदा की ऊपरी या अन्य परत का हटना मृदा का कटाव या अपरदन कहलाता है। यह वर्षा जल तथा वायु आदि से होता है। इस प्रकार ऊपरी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो जाता है, अपरदन कहलाता है। जब मृदा का ऊपरी हिस्सा जो मिट्टी होती है हमारी, वो जब हट जाती है, जैसे किस कारण हटेगी, वर्षा के जल के कारण बह जाएगी, या वायु के कारण आंधी आ जाएगी तो उड़ जाएगी, खाली खाली मिट्टी का कठोर हिस्सा रह जाएगा और ऊपरी मिट्टी हट जाएगी। तो इस प्रकार ऊपरी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो जाएगा, ऐसे ही मृदा का अपरदन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वर्षा या जल के कारण मृदा अपरदन कहलाता है। चलिए अब पढ़ते हैं मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन किस किस कारण हो सकता है, तो आ जाइए। पहला कारण आपका क्या है, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। जब पशुओं अत्यधिक जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा खा लेंगे तो मिट्टी मिट्टी रह जाएगी, तो हवा आएगी तो सारी मिट्टी उड़ा ले जाएगी। तो पहला कारण पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। दूसरा, वनों में आग लगना। जब वनों में आग लग जाएगी, सारे पेड़ पौधे कट जाएंगे तो मिट्टी अपने आप, पानी आएगा, बाढ़ आएगी तो सारी मिट्टी बहा ले जाएगी, हवा आएगी तो सारी मिट्टी उड़ा ले जाएगी। इस प्रकार भी मृदा का अपरदन होगा। बड़े पैमानों पर वनों की कटाई का होना। जब बड़े पैमानों पर मान लीजिए ये हमारे पेड़ सब काट दिए जाएंगे तो मिट्टी मिट्टी रह जाएगी जंगलों में। अब वो मिट्टी क्या होगी, वो मिट्टी जब भी बारिश होगी या हवा आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, तो वो सारी मिट्टी वहाँ से उड़ जाएगी और हमारा मृदा का अपरदन हो जाएगा। कृषि के गलत तरीके, बहुत तरीके से हम गलत तरीके से कृषि करते हैं तो उस कारण भी मृदा का अपरदन होता है। स्वयं मानव भी इसका कारण है। स्वयं मानव कैसे कारण है, मानव बहुत सारे खेतों को अपनों उनका भराव करने के लिए मिट्टी वहाँ से उठवा लेता है, अलग अलग निर्माण क्षेत्र में मिट्टी का भराव करने के लिए अपनी ज़मीन में से मिट्टी का उठवाता है, तो इस प्रकार भी मृदा का अपरदन होता है। तो ये थे हमारे 5 मृदा अपरदन के कारण, जिनको आपको अपने नोट्स में हूबहू कुछ इस तरीके से लिख लेना है। चलिए, मृदा अपरदन समझ गए आप, मृदा अपरदन के कारण भी समझ गए आप। चलते अब पढ़ते हैं मृदा संरक्षण। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मृदा संरक्षण। आखिर मृदा को कैसे बचाया जाए, आखिर मृदा अपरदन में क्या मृदा बर्बाद हो रही थी, अब मृदा का संरक्षण करेंगे, मृदा को कैसे बचाया जाए। चलिए आ जाए मृदा। पृथ्वी का 1/4 भाग ही भूमि है। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है उसका 1/4 भाग ही भूमि में है, मतलब 4 में से 1 हिस्सा ही भूमि में है। बाकी 3 केवल 2, और उसमें भी जो 1/4 हिस्सा है उसमें भी तो केवल 2% भूमि में कृषि योग्य है, मतलब जिस पर हम खेती कर सकते हैं। एक तो 1/4 भाग ही भूमि है, ऊपर से 2% भूमि भाग ही कृषि योग्य है, जिस पर विश्व की 3/4 आबादी खाद्य पदार्थ हेतु निर्भर है। तो अतः मृदा का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। मृदा संरक्षण के निम्न उपाय हैं। तो पृथ्वी पे हमारी जो भूमि में जमीन है वो बहुत ही कम है, और उसमें भी जो कृषि योग्य जमीन है वो सिर्फ 2% है, और उस पर 3/4 आबादी खाने के लिए निर्भर है। तो इसलिए मृदा का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। मृदा संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके निम्न उपाय निम्नलिखित हैं। तो वो उपाय क्या क्या हो सकते हैं, चलिए पहला उपाय पढ़ते हैं कि मिट्टी का कटाव रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण करेंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, बारिश होगी, आंधी आएगी, जब पेड़ लगेंगे तो मिट्टी इधर उधर से नहीं जा पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा, कृषि भूमि के आसपास प्रदूषणजनक उद्योगों को स्थापित ना किए जाए। जो कृषि भूमि हो उसके आसपास जो प्रदूषणजनक उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, उनसे क्या होता है, पेड़ पौधे हमारे दूषित होते हैं और पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे उनको उद्योगों को स्थापित ना किया जाए जहाँ कृषि हो रही हो। तीसरा, परिवर्तित कृषि को स्थायी कृषि में बदल दिया जाए। जहाँ मतलब कृषि भी होती रहे, अन्य विकार होते रहे, तो परिवर्तित कृषि को स्थायी कृषि में बदल दिया जाए, जहाँ केवल खेती बाड़ी हो और अन्य काम ना हो। तो इस प्रकार ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, रासायनिक खादों व कीटनाशकों का न्यूनतम प्रयोग किया जाए, जिससे कि हमारी जो मिट्टी होगी वो सही बनी रहेगी। अगर ज़्यादा आप खादों का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति खराब हो जाएगी और मिट्टी हमारी सही नहीं रहेगी। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा हमारे मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण को करने के कितने उपाय, 4 आप ये अपने कॉपी में हूबहू लिख लेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला चैप्टर कि मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार करेंगे। यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ लिया, मृदा का संरक्षण पढ़ लिया हमने, मृदा अपरदन के कारण पढ़े, मृदा अपरदन होता क्या है, कीटनाशक किसे कहते हैं, फसल चक्र पढ़ लिया, ये फसल चक्रों का वर्गीकरण पढ़ लिया हमने, फसल चक्र के लाभ पढ़ लिए, और मृदा का प्रयोग पढ़ा, मृदा के प्रकार पढ़े, और मृदा किसे कहते हैं ये पढ़ा। पार्ट 2 आपका इतना ही था जिसमें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आपको करना क्या है,
नोट्स बनाने के लिए अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक करके मैंने सारी स्लाइड आपको दिखा दी हैं। अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। अब अगर आपको ये पीपीटी चाहिए अच्छे से नोट्स बनाने के लिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और व्हाट्सएप चैनल की भी, वहाँ पे भी पीपीटी मिलेगी। अब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको, क्योंकि रेगुलर साइंस की क्लासेस आ रही हैं। 25 में से अगर 25 स्कोर करना है तो रेगुलर आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी। चलिए हम मिलते हैं आपकी चौथी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।